तो हमने जो है लास्ट क्लास में ट्विस्टेड पेयर यूटीपी और एसटीपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, गाइडेड मीडिया में दो पढ़े थे, यूटीपी एसटीपी, और एक कोई एक्सेल भी पढ़ लिया था। ठीक है, ब्रॉडबैंड बेस बैंड दोनों चीजें उसमें। अब हमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में पढ़ना है। जैसे थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है डेटा ट्रांसफर की, वो आजकल जो यूज होती है फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसमें फाइबर में के अंदर हमारे पास कुछ केबल यूज करे जाते हैं। जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है उसके अंदर ग्लास होता है, और सिग्नल जो होते हैं वो लाइट के सिग्नल जाते हैं। बाकी में हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइट के सिग्नल है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास या प्लास्टिक। ठीक है, वो उसकी जो है क्लैडिंग होती है वो होती है उसमें, एंड ट्रांसमिट द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में हमारे पास होंगे, और लाइट आपको पता है कि स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमारे पास यहाँ पे था लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इफ द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू वन सबस्टेंस सडनली एंटर अनदर सबस्टेंस जो डिफरेंट डेंसिटी के हैं, तो उसकी डायरेक्शन चेंज तब हो सकती है। ठीक है, और जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स है, ये 26,000 टाइम्स मोर कैपेसिटी होती है इसकी ट्विस्टेड पेयर के। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर से इतना ज्यादा एडवांस है, 26,000 टाइम्स। तो देखो ये हमारे पास जो है केबल है फाइबर ऑप्टिक्स का। जो ये कोर बनी हुई इसके अंदर का जो ये एरिया है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल हमारे पास होंगे। ये क्लैडिंग है, ये ग्लास की बनी हुई है। यहाँ से हमारे पास सेंडर है, सिग्नल भेजेगा और ये पार होगा। बेसिकली हमारे पास सिग्नल जो है स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने एरो ऐसे बनाए हुए हैं। तो ये एरो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा कि जब हमारे पास एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में करता है जो डिफरेंट डेंसिटी का होता है, तब रे की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और एक बार अगर जैसे यहाँ से यहाँ पे डायरेक्शन लगी, तो इधर तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो लाइट वाला और एक टोटल रिफ्लेक्शन, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कौन से वायर में होता है या कौन से मीडिया में होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा किसके अंदर होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन सा मीडियम में होता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में हमारे पास जैसे ही रेज जो है यहाँ पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। आप देखते हो कि अगर शीशे पे आप सूरज की किरणें लगा दो डायरेक्ट, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है ना लाइट। कोई भी लाइट लगाओ तो आप जैसे बच्चे पहले खेलते भी थे, आपने देखा भी होगा कि सूरज की तरफ को करके शीशे को फिर दूसरी तरफ रिफ्लेक्टर लगा के किसी के मुंह पे जो है रोशनी फेंक देते थे, आगों पे लगा के। तो वही है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाया गया है। रिफ्लेक्शन जैसे ही वो कोर पे, क्लैडिंग की कोर पे लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें जो हमारे पास प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग करना, भेजना किसी चीज को। ठीक है, तो प्रोपोगेशन दो तरीके से होता है, या तो मल्टी मोड या सिंगल मोड। सिंगल मोड का मतलब एक ही रेज जा रही है उसमें। ठीक है, अगर एक ही जा रही है तो कोई क्रॉस टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। भाई एक बार एक ही सिग्नल पास जा रहा है, एक ही रे जा रही है, एक ही सेंटर है, एक ही रिसीवर, या कहीं भी हो हमारे पास यहाँ पे सेंटर एक ही लाइन जा रही है, पास हो रही है। एक होता है मल्टी मोड, मल्टी मोड में बहुत सारी लाइन जाएंगी यहाँ पे। भाई आप मान लिया 50 कस्टमर को भेजना, तो 50 के लिए अलग अलग फाइबर ऑप्टिक्स थोड़ी बनाओगे। तो बेसिकली हम मल्टी मोड ही यूज करते हैं नॉर्मली केस में, भी एक वायर में कितने सारे को भेज देते हैं। जो आपकी टेलीफोन लाइन की वायर होती है ना, एक तो आपके घर में आती है वो छोटी सी वायर, जिसको आप अगर खोलेंगे तो टेलीफोन वाले में उसमें रेसे से भी बने होते हैं, रुई टाइप से की होती है। ठीक है, उसमें दो वायर होती है कॉपर की लगी हुई। ठीक है, तो पतले वाली उसको आप बिजली के काम में भी यूज कर सकते हो। एक जो होती है हमारे पास जो जमीन में दबाई जाती है, तो वो जो मोटी वायर होती है उसको अगर आप देखोगे
ठीक है, जो कोएक्सल टाइप में बन जाती है, या हमारे पास ट्विस्टेड भी पेयर भी बनाए जाते हैं। तो अगर आप जो जमीन में गाड़ी जाती है वो बहुत मोटी वायर होती है, एक्स्ट्रा कोटेड होती है, उसमें बेसिकली सील्ड करके बनाई जाती है। और उसमें जो है अगर आप उसको खोलोगे तो उसमें बहुत सारे कॉपर के वायर रहेंगे, और उसके बीच में क्रॉस टॉक को रोकने के लिए कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, गोंद टाइप से का होता है ऐसा लगा हुआ, तो जिससे वे सारे वहां पे रहते हैं। उसमें 200 केबल रहती है, मतलब एक केबल से आप 200 कनेक्शन दे सकते हो वहां पे। ठीक है, उनपे वे 200 केबल रहती है, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग देखी जाती है, कलरिंग होती है उसमें से किस वायर को कहाँ पे भेजना, बहुत पतली पतली सी होती है उसके अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई आप अगर क्या नाम जी हर कस्टमर के लिए थोड़ी लगाओगे, तो एक ही जो केबल है उसमें बहुत सारी वायर हम भेज देते हैं, जैसे वायरिंग में, ऐसे ही यहाँ पे लाइट के सिग्नल जाएंगे काफी सारे, तो वो मल्टी मोड होगा। मल्टी मोड में भी दो तरह की इंडेक्सिंग होंगी, यहाँ पे एक स्टेप इंडेक्स होती है और एक ग्रेडेड इंडेक्स होती है। तो देखो सिग्नल कैसे पास होंगे, फिजिक्स का टोटल इसमें काम है, जैसे फिजिक्स में होते हैं इसी तरह से काम होते हैं। जब हम सिंगल मोड की बात करें तो ये स्मॉल कोर होती है। कोर मतलब हमारे पास देखो, जैसे यहाँ पे देखा, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाली जो ब्लू सी कलर की, स्काई ब्लू से कलर की आ रही है, ये कोर है। जितनी ज्यादा बड़ी कोर होगी आपकी, यानी जितनी मोटाई होगी, इसकी डायामीटर होगी, उतने ज्यादा आप सिग्नल भेज दोगे, जो सिग्नल एक दूसरे को क्रॉस भी ना कर पाए। और अगर आपके पास ये छोटी होगी तो कम सिग्नल जाएंगे, मतलब छोटी डायामीटर का कोई होगा केबल तो उसमें कम वायर ही आएंगे, बड़ी डायामीटर के में बड़े ज्यादा वायर ले सकते हैं, तो सेम वही चीज होती है इसमें भी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा है कि हैज ए स्मॉल कोर, इसकी कोर स्मॉल होती है और ओनली अलाउ करती है वन मोड ऑफ लाइट टू प्रोपोगेट एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही सिग्नल प्रोपोगेट होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है, सिंगल मोड। मल्टी मोड प्रोपोगेशन होता है, उसमें बहुत सारे जा सकते हैं एक ही टाइम पे आप, मल्टीपल बीम ऑफ सिग्नल या लाइट से आ रहे हैं सोर्स, वो मूव कर सकते हो आप कोर के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जगह भी जा सकते हैं, सेंडर पाथ हो सकते हैं उसमें, रिसीवर मल्टीपल। हाउ दीज बीम्स मूव विद इन द केबल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर, कोर की स्ट्रक्चर कैसे है उस तरह से मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ये इमेजेस दी हुई हैं, इनके थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पहले वाली इमेज जो है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स की है, दूसरी इमेज जो है वो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स की है, और तीसरे वाली सिंगल मोड की है, ये भी मल्टी मोड की है। आप देख रहे हैं मल्टीपल सिग्नल है, उसमें हमने 3 सिग्नल दिखा रखे हैं, मल्टी मोड। इसके अंदर 2 सिग्नल दिखा रखे हैं, ये भी मल्टी मोड है। एक से ज्यादा सिग्नल होंगे मल्टी, इसमें एक ही सिग्नल है, ये सिंगल मोड है। ठीक है, ये मल्टी मोड जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स, और ये है हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स। ये स्टेप और ग्रेडेड इंडेक्स क्या होते हैं, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है इनमें, वो हमें देखना। देखो जो हमारे पास सिंगल मोड है उसमें तो कोई वो नहीं, एक सोर्स है एक डेस्टिनेशन है, एक ही लाइन जा रही है बस, यानी एक ही लाइन है सिग्नल जिससे पास हो रहा है, ये एक सिग्नल जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं आपके पास क्लैडिंग तो काफी बड़ी है, लेकिन कोर जो है बहुत पतली सी कोर। ठीक है, देख रहे हैं ना, कोर जो आपके पास पिंक कलर की बनी हुई है, छोटी सी बन रही है एक सिग्नल को, इनकी कोर काफी बड़ी बनी हुई है यहाँ पे। मल्टीपल सिग्नल आप पास करें, एक सिग्नल सीधा भी जा रहा है, एक सिग्नल इस तरह से होकर जा रहा है, एक रिफ्लेक्शन ज्यादा कर रहा है जिग जैग फॉर्म में, एक एनालॉग फॉर्म में। तो जो जिग जैग फॉर्म में मतलब जहाँ पे सिग्नल जो है कोर कोर के जो क्लैडिंग होगी उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर अगले सामने वाली कोर पे वो डालते हैं, क्लैड पे रिफ्लेक्शन डालते हैं, फिर सामने वाले क्लैडिंग पे रिफ्लेक्शन, इस तरह से सिग्नल पास होते हैं। यहाँ पे ये क्रॉसिंग दिख रही है आपको कि ये तो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्रॉस करेंगे सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, ये बेसिकली यहाँ पे इमेज में हमें दिख रहे। लेकिन जब ये वाला सिग्नल यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, तो कोई जरूरी नहीं ये वाला सिग्नल यहीं पे हो, क्या पता ये वाला सिग्नल यहाँ तक पहुंच चुका हो तब तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्रॉस कर रहे हैं सिग्नल जो है वो हम बेसिकली आगे अभी पढ़ेंगे
CSM में CD कि जब हम मल्टीपल सिग्नल पास करते हैं तो वो किस टाइमिंग से जाते हैं कि एक दूसरे को क्रॉस ना कर पाए, एक निकल जाए पास दूसरा आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ठीक है। तो उस तरह से हमें यहाँ पे देखना होता है। अब देखो, जैसे स्टेप इंडेक्स फाइबर में कहा है कि द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म throughout and undergoes an abrupt change at the core cladding bound, zigzag मैनर में होता है, ठीक है, और थ्रू आउट एक ही यूनिफॉर्म पैटर्न में चल रहा है, ये zigzag पैटर्न में चलता रहता है, ठीक है। इसका जो प्रोपोगेशन पाथ होता है वो zigzag मैनर में होता है। एटेन्युएशन जो है इसका ज्यादा है, इज मोर फॉर मल्टी मोड स्टेप इंडेक्शन फाइबर, बट द सिंगल मोड इज वेरी। देखो भाई, सिंगल मोड में तो कम होगा ही, उसमें तो कोई रिफ्लेक्ट करने वाला नहीं है, कोई दूसरा डिस्टर्ब करने वाला नहीं, एक ही सिग्नल जा रहा है, तो इसमें एटेन्युएशन ज्यादा है। फाइबर जो होती है इसकी लोअर बैंडविड्थ होती है, जबकि हमारे पास जो है ग्रेडेड इंडेक्स जो होता है, ये जो होता है इसका जो हेलिकल मैनर में जाता है, पाथ जो होता है हेलिकल, यानी इस तरह से जा रहा, एक कर्व की फॉर्म में जाता है, ठीक है। एनोटेशन इसका लेस होता है, बैंडविड्थ ज्यादा होती है, और रिफ्लेक्शन जो है आप देख रहे हैं कि जब सेंटर पॉइंट पे होता है, ये ज्यादा सेंटर पॉइंट पे क्लैड की तरफ ज्यादा ये एंगल बना रहा है, फिर इस तरह से होता है, ठीक है। ये बिल्कुल वी शेप में नहीं है आपका, ये यू शेप में चलता है। जो ग्रेडेड इंडेक्स है उसका सिग्नल जो है, अगर क्लैड से टकराता है तो क्लैड से टकराने के बाद ग्रेडेड में यू शेप बनाता है, जबकि स्टेप इंडेक्स में वी शेप बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं बेटा। एनोटेशन का मतलब होता है, पहले बताया था कि हमारे पास जैसे सिग्नल जाता है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है कम होती चली जाती है। मैं आप बोल रहे हो, ठीक है, तो जो आप जहाँ पे खड़े हो वहां पे ज्यादा आवाज आएगी, पीछे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो उसको एनिट्रेशन बोलते हैं। एक इम्पेयरमेंट होता है कि सिग्नल जो आप दे रहे हो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, तो उसको एनिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, इसका एक डिसएडवांटेज है ये कि इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है वो कॉस्टली पड़ता है, और यूनिडायरेक्शनल प्रोपोगेशन होता है, कॉस्टिंग इसकी थोड़ी ज्यादा होती है। एडवांटेज है बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, एनिट्यूएशन कम होता है, इम्यूनिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से यानी क्रॉस टॉक वगैरह वो कम ही होता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं होता। रेजिस्टेंस जो होते हैं, मतलब इसमें मटेरियल से पास होने के लिए वो भी सही, लाइट वेट के होते हैं ये, ठीक है। इम्यूनिटी इनकी टैपिंग के लिए ज्यादा होती है, तो ये एडवांटेज है। सबसे फास्ट सिक्योर मीडियम है आपका, ठीक है। जो हमारे पास गाइडेड मीडिया हो अनगाइडेड मीडिया हो, सब में सबसे बेस्ट जो है फाइबर हो। अब अनगाइडेड मीडिया के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं हम, तो अनगाइडेड मीडिया में आपको जो है, जो डेटा होता है वो वायरलेस होता है, उसमें ट्रेवल करता है, मीडियम जो होगा मीडियम वायरलेस होगा, ठीक है। डेटा वायरलेस मीडियम के थ्रू जा रहा, तो भाई वायरलेस में जा रहा तो डेटा को ट्रेवल होने के लिए, सिग्नल को जाने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए, ठीक है। चाहे वो एयर के थ्रू जा रहा हो, पानी के थ्रू जा रहा हो, ठीक है, वायर के थ्रू नहीं, पानी के थ्रू जा रहा हो, हवा के थ्रू जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। किस में ट्रेवल करेंगे भाई, आपको अगर क्या नाम जी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो या तो आप पैदल जाओगे, ठीक है, या किसी ये गाड़ी से जाओगे, बाइक से जाओगे, इसको किसी न किसी ट्रेन से प्लेन से कैसे भी जाओ, कुछ मीडियम की हमें जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ है कि हमें मीडियम की जरूरत तो पड़ेगी, तो यहाँ पे हम कुछ वेव यूज करते हैं, उन वेव के थ्रू हमारे पास सिग्नल जो है जाते हैं। अब लेकिन वेव भी हम किस तरह की वेव यूज करेंगे, जो हम ये सिग्नल भेजते हैं नेटवर्क के, चाहे मोबाइल के नेटवर्क हो, इंटरनेट के नेटवर्क हो, कैसे भी इनमें जो सिग्नल पास होते हैं वो किस तरह की वेव में जाते हैं। तो देखो, वेव का मतलब क्या होता है, वेव कुछ भी आपके पास किसी भी मीडियम के अंदर कहीं भी कुछ भी डिस्टरबेंस जो होता है,
ठीक है। तो वो वेव है, जैसे एक शांत कमरा है उसमें आपने कुछ बोला, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे सिग्नल निकले, तो डिस्टरबेंस हुआ, शांति में बिल्कुल कुछ आवाज आई। ठीक है। आप पानी है शांत, उसमें पत्थर फेंक देते हैं, तो उसमें गोल गोल वेव बन जाती है, तरंगे वेव बन जाती है। ठीक है। रस्सी है, रस्सी को आप हिलाते हैं वो हिलने लगती है, कोई वायर है, स्प्रिंग है, उसको हिलाते हैं वो हिलने लगता है। तो वे सब क्या है, फ्रीक्वेंसी उसमें जनरेट होती है। ठीक है, वेव के थ्रू। तो वेव जो है इज ए डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और जब हम यहाँ पे सिग्नल भेजने के लिए जो वेव यूज करते हैं, वे कुछ स्पेशल टाइप की वेव हैं जो हमें विदाउट मीडियम के भेजनी होती हैं। इन वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यहाँ पे दो टर्म यूज हो रही, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी ये वेव ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में लाने से बनती है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के टच में आता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर फाउंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम इन कांटेक्ट विद ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें भी बहुत सारी वेव होती हैं, लेकिन हम उसमें से भी एक शॉर्ट रेंज की, एक स्पेशल रेंज की भी यूज करेंगे। ठीक है। वेव की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी की यूज करेंगे। देखो बेसिकली आप देखते हैं, वेव तो जब एक्सरे कराते हैं, फोटो लेते हैं, वहां से भी सिग्नल जाते हैं। लेकिन एक्सरे कराते हो जब, तो वे एक्सरे मतलब रे क्या है, सिग्नल ही तो है, रे किरणें हैं, एक्स किरणें हैं। तो कुछ किरणें जो हाई फ्रिक्वेंसी की किरणें हैं, अगर आप उसको मीडियम में यूज कर लोगे तो वो हानिकारक इंसानों के लिए भी होंगी। ठीक है। भाई अगर हमारे एटमॉस्फेयर पे सारे में यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की वो हो गई, रेज आ गई, तो वो हमारे शरीर में को भी पार हो जाएंगे। आप एक्सरे देखते हो, शरीर को पार कर देती हैं, तभी तो शरीर के अंदर की स्ट्रक्चर भी, हड्डियां भी दिखा देती है। ठीक है। फोटो वाली वेव नहीं होती ऐसी कि मैं अंदर के अंदर जो हम फोटो खींचते हैं वो अंदर का नहीं दिखा रही है, वो बाहर से दिखाती है। तो बेसिकली हमारे पास, हमें देखना होगा कि किस कैपेसिटी, किस फ्रीक्वेंसी की वेव हम यूज करें जो ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक ना हो और हमारे सिग्नल को भी पास कर दे। आपने एक मूवी देखी है, वो रोबोट टू। ठीक है, अक्षय कुमार की रोबोट टू। उसमें वो पक्षी राज बनता है कि कह रहा है कि ये मोबाइल वगैरह जो यूज करते हैं, इससे जो किरणें निकलती हैं तो वो पक्षियों के लिए हानिकारक है। ठीक है। बेसिकली आप देखेंगे, अगर टावर होता है, जहाँ पे मोबाइल का टावर लगा हुआ है, तो वहां पर उसके आसपास अगर पक्षी रहेंगे या कोई अपने घरों पे भी लगा लेता है टावर, तो वे उस बंदे के लिए भी हानिकारक है, उससे वेव निकलेगी, वे उसके शरीर को भी पार करती हुई जाती है। ऐसे ही अगर हाई कैपेसिटी की एक्स रे, गामा रे भी होती हैं हमारे पास, और भी हाई कैपेसिटी कर देंगे तो इंसान के हाथों में वो पार निकल जाएंगी। फिर वे रेज शक्तिमान वाली रेज बन जाएंगी। अगर हाई कैपेसिटी की, शक्तिमान भी तो रेज चलाता था, वे क्या आर पार निकल जाती थी। ठीक है। और उससे मार देता था वो। तो वे यही है बेसिकली, इस फ्रीक्वेंसी की आप यूज करें तो हमें एक स्पेसिफिक रेंज की फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ती है। आपने 2G घोटाले सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला राजा भैया के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में होता है। उस टाइम पे 2G चलता था, आजकल 4G चल रहा है। तो ये 2G वूजी क्या है बेसिकली, ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। तो स्पेक्ट्रम यही है कि जो ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं ना सिग्नल को पास करने की, इसकी जो रेंज है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस रेंज पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। भाई ये मान लिया हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इतना, इतनी रेंज की हम इस रेंज में डेटा सेंड करेंगे। तो किसी को दे दिया, भाई तू इस यहाँ को सेंड कर, किसी को दे दिया यहाँ को सेंड कर, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी कि इस फ्रीक्वेंसी पे करेगा ये, इस फ्रीक्वेंसी पे ये एफएम वगैरह चलते हैं 93.5, रेड एफएम 98.3। ठीक है। रेडियो मिर्ची। तो ये सब क्या है, यही है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवाइड की गई है, दी गई है इनको।
कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये डेटा। तो 2G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, ये जो भी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का मतलब एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो जो 2G घोटाला हुआ था उसमें यूनिनोर एक कंपनी मोबाइल की आई थी उस टाइम पे, अब बंद भी हो गई वो। ठीक है। तो वो फ्री में ही फिर सबको देने लगी। यूनिनोर वालों को क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते दामों में दे दिया। ठीक है। जो इसकी नॉर्मल वो लेती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के अंडर में ये सारी चीजें, गवर्नमेंट इन फ्रीक्वेंसी को फिर बेचती है अलग अलग कंपनी को। तो वे कंपनियां उन फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा सेंड करती है। तो यहाँ पे लिखा कि ए लिटिल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन। तो देखो ये भी नहीं होगा कि हम बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप बहुत कम फ्रीक्वेंसी का यूज करोगे तो आपकी कम फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी, वेव लेंथ इस तरह से चलेगी सिग्नल की। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ हमारी कम होगी, इस तरह से चलेगी सिग्नल। ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल कम भी नहीं करेंगे और ज्यादा अगर कर दिया तो देखो सेम चीज होती है। अगर एक बहुत बारीक सुई है वो आपके चुभ जाए और एक कील चुभ जाए, तो सुई से ज्यादा दर्द होगा, सुई अंदर चली जाएगी आपके हाथ में, लेकिन कील नहीं जाएगी जल्दी से। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो नजदीक नजदीक इस तरह से चल रहे हैं ना, तो आप जैसे ड्रिल मशीन भी देखते हैं तो बारीक वाली फट से एकदम वो कर देती है छेद। ठीक है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, इसलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम एक रेंज है तो 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 गीगा हर्ट्ज तक की जो ये रेंज होती है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी पे ही हम अपना डेटा सेट करते हैं। ठीक है। जो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, वो सब इसी पे चलाते हैं। ठीक है। इंफ्रारेड जो होती है हमारे पास, इंफ्रारेड होती है जो हमारे उसमें रिमोट में यूज होती है, टीवी के रिमोट में यूज होती है। ठीक है। या आप वो देखते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, जैसे मेट्रो पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी वाले में वो चेकिंग करते हैं उससे, तो उसमें जो रेज होती है, आजकल वो थर्मामीटर आ रहा है, कोरोना में चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह, उसमें यूज होती है। लिफ्ट है, लिफ्ट में जो यूज हो रही है वहां पे सब जगह इंफ्रारेड यूज होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, 300 गीगाहर्ट्ज से 413 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। 400 से 900 पे फिर लाइट वेव है, फिर आगे एक्स रे, वाई रे, गामा रे, बीटा रे, ये इस तरह की चलती रहती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। तो ये हमारे पास, हमें मेनली इन वेव के बारे में देखना है जो हमारे पास सिग्नल पास करते हैं दोनों में। और इनमें भी माइक्रोवेव जो है, मेनली ये वाली वेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो माइक्रोवेव होती है ये सिग्नल को ट्रांसमिट करती है एक्चुअली। माइक्रोवेव का जो लोअर पार्ट होता है उसी को रेडियो वेव बोल देते हैं, यहाँ पे लिख रहा ना, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। तो रेडियो वेव को ये लगनी, माइक्रोवेव की लो कैपेसिटी की, लो फ्रीक्वेंसी की, जो लो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको ही रेडियो वेव। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दिया है कि अनगाइडेड सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीके से जाते हैं। ठीक है। तो 3 तरीके क्या है, 3 प्रोपोगेशन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको प्रोपोगेशन बताने कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरह के प्रोपोगेशन होते हैं जो हमारे पास अनगाइडेड में, वायरलेस में होते हैं। एक होता है ग्राउंड प्रोपोगेशन, एक स्काई प्रोपोगेशन, एक लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। इन प्रोपोगेशन का क्या काम होता है वो भी देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्राउंड मतलब ऐसे इसमें जो सिग्नल होंगे वो ग्राउंड के पास ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं इनको। ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पे हमने एक टावर लगाया हुआ है। ठीक है। अब जो ये आइनोस्फेयर है हमारे पास,
ठीक है, यहाँ पे आइनोस्फेयर बना। अब इस टावर से जो सिग्नल जा रहे हैं वे सिग्नल जो है इस टावर के आसपास जमीन पे ही रहेंगे, जमीन के आसपास ही रहेंगे, ज्यादा ऊपर तक नहीं, वहां पे सिग्नल नहीं आएंगे। तो यहीं पे आसपास जो है ये इस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड प्रोपोगेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से कम ही होती है। मतलब आपके पास जो सिग्नल जा रहे हैं, देखो 3 किलो हर्ट्ज से हमने शुरू करी है, ये किलो हर्ट्ज है, तो इसमें कहीं जाके 2 मेगाहर्ट्ज भी आएगा, मान लिया यहाँ पे 2 मेगाहर्ट्ज आ गया, तो 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के जो होंगे सिग्नल, वो हमारे पास ग्राउंड प्रोपोगेशन में काम करेंगे। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, हम भी ग्राउंड पे ही रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जो सिग्नल घूम रहे हैं वो सब ग्राउंड प्रोपोगेशन वायर से। एक होता है ये वाला स्काई प्रोपोगेशन। स्काई प्रोपोगेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक टावर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा टावर यहाँ लगा हुआ है, तो इस टावर से जो सिग्नल आएंगे वो ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर आइनोस्फेयर से टकराते हैं और फिर रिफ्लेक्टेड होकर नीचे आते हैं, तो कोई दूसरा टावर उसको कैच कर लेता है। ठीक है, तो जिस जो रिसीवर एंटीना होता है, एक सेंडर एंटीना होता है, तो जो रिसीवर और सेंडर एंटीना ने भेजे, उसका ऊपर गया और यहाँ रिसीवर ने उसको कैच कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। एंटीने भी हमारे पास अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं, सेंडर और रिसीवर एंटीना अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो लाइन ऑफ साइट है जो 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर काम करती है, ये 2 से 30 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है। लाइन ऑफ साइट आपने बहुत देखे होंगे टावर पे। इनमें क्या होता है, टावर ये इतने ऊंचे ऊंचे क्यों बनाए जा रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट पे जो काम कर रहे हैं वो सब ऊंचे ऊंचे टावर बनाए। ठीक है, इसमें आइनोस्फेयर तक सिग्नल नहीं भेजते हम। बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक, ये मान लिया मुखर्जी नगर है और ये मान लिया कश्मीरी गेट है। एक टावर यहाँ लगा हुआ है, एक टावर यहाँ लगा, तो टावर इतना ऊंचा बना देंगे कि बीच में कोई जो है बिल्डिंग विल्डिंग ना आए, और डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से सिग्नल भेजूं तो इस टावर तक पहुंच जाए। टावर की डिस्टेंस इतनी रखनी पड़ेगी जो रिपीटर हम यहाँ पे यूज कर लें कि सिग्नल वहां से वहां तक पहुंच जाए। अगर टावर इतनी दूर कर दो कि सिग्नल जाते जाते ही खत्म हो गया वहां पे, तो फिर फायदा ही क्या टावर का। ठीक है, वहां पे नेटवर्क ही नहीं आएंगे, फिर कहेंगे मेरी स्क्रीन नहीं आ रही सर जी, यहाँ पे टावर नहीं आ रहे इसलिए स्क्रीन नहीं आती। ठीक है, तो बेसिकली टावर जो है हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बनाए जाते हैं, जो सेंडर होगा उसका मुंह इधर की तरफ रहेगा, रिसीवर होगा उसका मुंह इधर की तरफ रहेगा। तो आप इन टावर में देखोगे चारों तरफ लगाए होते हैं, इधर भी लगाया हुआ है, उस साइड भी, इधर भी, चारों साइड पे हमने ये लगाए हुए हैं एंटीना। भाई इधर से आया, इसने पकड़ लिया इसको, सिग्नल को, और ये फिर आगे अगले वाले टावर पे भेज देगा, वहां पे लगा हुआ वो अगले वाले टावर पे भेज देगा, ऐसे सिग्नल पास होते हैं। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है लाइन ऑफ साइट में, कि हमारे पास जो सिग्नल होगा वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल अलाइन होने चाहिए हमारे, जो अलाइनमेंट होना चाहिए इनका। जब हम कहते हैं कि एंटीना इधर को कर दो तो साफ आएगा, इधर को कर दो साफ नहीं आ रहा। ठीक है, पहले जमाने में एंटीना लगाते थे तो एंटीना घुमाते रहते थे टीवी पे, साफ नहीं आता। तो वो साफ इसलिए नहीं आ रहा भाई, जिधर सेंटर वाला लगा उधर की तरफ को मुंह करो एंटीने का, तब वो पकड़ेगा। ठीक है, तो तभी हमारे पास सिग्नल आते थे, साफ नहीं तो साफ सिग्नल नहीं हो पाते थे। ठीक है, स्काई प्रोपोगेशन में कर देते हैं, ऊपर की तरफ से रेज में आ जाता है सैटेलाइट के थ्रू। तो यहाँ पे जो टावर के थ्रू है, तो टावर के थ्रू हमें इस तरह से लेके आना पड़ेगा। फिर अब ये भी, उसके बाद हम घरों में एंटीना लगा देते हैं। घरों में एंटीना तो इतना ऊपर नहीं लगाते कि टावर तक पहुंच जाए वो इतना, तो बेसिकली इस टावर से ये भी भेजते रहते हैं, तो फिर हम वहां पे यूज कर लेते हैं इस तरह की स्काई प्रोपोगेशन, कम फ्रीक्वेंसी का यूज करके वो नीचे यहाँ एंटीना वगैरह में भेज देता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है, जो ग्राउंड प्रोपोगेशन है उसमें बेसिकली रेडियो वेव्स काम करती हैं। लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती हैं वे रेडियो वेव होती हैं, और उसके बाद जो है आगे 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की है ये, तो वे माइक्रोवेव होती हैं उससे आगे की, जो स्काई प्रोपोगेशन लाइन ऑफ साइट पे काम करती हैं बेसिकली।
ठीक है। तो रेडियो वेव ट्रेवल करती हैं थ्रू द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल जमीन से टच होकर चलती हैं, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं और ये चारों डायरेक्शन में घूमते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इसी डायरेक्शन में जाएगा, जैसे उसमें है कि एंटीना इधर को तो इधर ही जाएगा, रिसीवर इधर ही होना चाहिए, इसमें भी यही ऊपर को जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। जो हमारी रेडियो वेव होती है ना, ये जैसे पानी में पत्थर फेंक दिया और जो वेव जनरेट हो रही है वे रेडियो वेव, मतलब ये ओमनी डायरेक्शन में ऐसे होती है, चारों तरफ को होती है, इस तरह से बनती है। तो जैसे मान लिया हमारे पास एक टावर लगा हुआ है, तो टावर जब सिग्नल भेजेगा तो इस तरह से भेजेगा, तो ये वाला जो है ये रेडियो वेव चलेगी, तो चारों तरफ यहाँ के आसपास जो भी होंगे सिग्नल मिलते रहेंगे उनको। ठीक है, तो ये ऑल डायरेक्शन में चलती है फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड फॉलो द कर्वेचर टू द प्लेन। ठीक है, इसके बाद स्काई प्रोपोगेशन है, तो ये हाइयर फ्रीक्वेंसी है इनसे, रेडियो वेव से थोड़ी। ठीक है, ये अपवर्ड जाती है आइनोस्फेयर तक, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जमीन पे आती हैं, और जो होती है ट्रांसमिशन जो है ज्यादा डिस्टेंस तक कवर करती हैं ये। ठीक है, और इसका जो है जो भी रिसीवर एंटीना होता है वो कैच कर लेता है। तो अगर आपको कम डिस्टेंस पे, ये तो भाई कम डिस्टेंस पे ही चलेंगी यहाँ तक कि इस तरह से, ज्यादा डिस्टेंस के लिए हम ये यूज कर लेते हैं। लाइन ऑफ साइट जो है ये और हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ट्रांसमिट करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है एक एंटीना से दूसरे एंटीना। अब हमने इनको तीन तरीके से यहाँ पे बांटा हुआ है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। तो रेडियो वेव जो है, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक है, तो वे नॉर्मली रेडियो वेव में ही आती है। ठीक है, तो वन की यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी मेगा हर्ट्ज में दे रखी है, ये भी मेगा हर्ट्ज में, ये और भी, इसमें कोई लिमिट नहीं, फिर आगे तक आप बना लो ये माइक्रोवेव की कैटेगरी में आ जाएंगे फिर हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव होती है। अगर हम यहाँ पे आप देखोगे आगे हमने ये भी लिख रखा कि 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की माइक्रोवेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी ये होती है उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। अब रेडियो वेव की क्या है बेसिकली, कि ये ओमनी डायरेक्शन में चलती हैं। ओमनी डायरेक्शन अभी आपको जैसे ये गोल गोल डायरेक्शन वाली होती है, यहाँ पे दिया हुआ भी है ये वाला एंटीना है एक, और एंटीना पे ये इस तरह से चलती है, तो ये हमारे पास रेडियो वेव है, इस तरह से जो चलती है। ठीक है, तो वैन एंटीना ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव को, तो ये सारी डायरेक्शन में होती है, तो इसमें एंटीने को ये करने की जरूरत नहीं कि एंटीना इधर को कर दो इधर को कर दो, किधर भी लगा लो आप एंटीने की डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चलाओ, हर डायरेक्शन में कैच कर लेगा वो, क्योंकि इसमें कोई ये तो है नहीं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेगी। तो ये जैसे आप रेडियो होता है, तो रेडियो में एंटीना थोड़ी करना होता है कि इधर को मुंह करो इधर को मुंह करो। ठीक है, वो कहीं भी लगा तो आप कैसे भी सब चल जाता है, एक ऊपर से ऊपर को बस वही तो तार सा खींचना पड़ता है, हो गया शुरू। तो दिस मीन्स दैट द सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना को अलाउ अलाइन करना कोई जरूरी नहीं है इसमें। तो ए सेंडिंग एंटीना सेंड वेव दैट कैन बी रिसीव बाय द रिसीविंग एंटीना, तो दे कैन पेनिट्रेट वॉल इजीली। ये जो है, ये जो हमारे पास रेज होती है दीवार में को पार हो जाती है इजीली, तो इनको हम इंडोर कम्युनिकेशन आउटडोर कम्युनिकेशन किसी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में इनका यूज हो जाता है। माइक्रोवेव भी दोनों में यूज होती है, ये भी वॉल में को पार हो जाती है। ठीक है भाई, घर में आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में सिग्नल जो है घर के अंदर भी आ जाते हैं बाहर भी आ जाते हैं, दीवार थोड़ी रोक लेती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी ये है माइक्रोवेव की, उनमें से माइक्रोवेव यूनी डायरेक्शनल होती हैं, तो एंटीना जो है आपका जो है वो अलाइन होना जरूरी है। जो लाइन ऑफ साइट होती है वो माइक्रोवेव काम करती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट के लिए है, सिंस टावर विद द माउंटेड एंटीना नीड टू बी डायरेक्टेड साइड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के होने चाहिए, और
टावर जो है इस तरह से होने चाहिए, काफी ऊंचे ऊंचे, कि सिग्नल जो है डायरेक्टली पहुंच जाए वहां पे। जब हम माइक्रोवेव यूज करते हैं तो ये दो तरीके से यूज होती है, सैटेलाइट में भी यूज होती है और टेरेस्ट्रियल में भी। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन के पास होती है, नीचे होती है, वो टेरेस्ट्रियल, और सैटेलाइट आप जानते हो जो सैटेलाइट से आती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, इसमें ये एंटीना दिया हुआ है, दो तरह के एंटीना है, एक पैराबोलिक डिश एंटीना, एक हॉर्न डिश एंटीना लगा हुआ है। पैराबोलिक डिश एंटीना ये है जो पैराबोलिक की ड्रम की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप देखते हो, आप घर में एंटीना लगवा लेते हो, ऐसे एंटीने तो आते हैं, ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ एंटीने जो होते हैं इस तरह के होते हैं, इनको बोलते हैं हम हॉर्न एंटीना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंटीना है, तो दो तरह के ये एंटीना यूज करते हैं इसमें, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव में, पैराबोलिक डिश एंटीना और हॉर्न एंटीना। तो ये जो है इस तरह से चल रही है यहाँ पे, इससे ये पास, तो ये वाला एंटीना इसको भेजेगा, यहाँ से यहाँ पे आ गए, ये बंधे हुए हैं साथ में, इससे यहाँ पे इस तरह से हमारे पास चला। तो signal received by an antenna can be converted into transmittable form and relayed to the next antenna। फिर नेक्स्ट एंटीना में भेजना है। टेलीफोन सिस्टम जो है सब इसी तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, मोबाइल के नेटवर्क हम बनाते हैं सब इसी तरीके से। सैटेलाइट जो है उसके बाद, दिस इज ए माइक्रोवेव। ठीक है, ये जो है आउटर स्पेस पे बनाई गई है, सैटेलाइट बनाई गई हैं, तो उनके थ्रू आते हैं, जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसके थ्रू हम यूज करते हैं। तो टास इसमें इसकी एडवांटेजेस क्या होती है सैटेलाइट की, कि ट्रांसमिटिंग स्टेशन कैन रिसीव और बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट करके फिर वापस। ठीक है, बैक इट्स ओवन ट्रांसमिशन एंड चेक वेदर द सैटेलाइट हैज ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन करेक्ट। तो जो सिग्नल होगा माइक्रोवेव का वो स्टेशन में रहेगा और विजिबल रहेगा किसी भी पॉइंट में, वहां पे एंटीना को आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से सैटेलाइट में, लेकिन इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी, लॉन्च करने की भी सैटेलाइट को। ठीक है, और जो है ये जो है वेदर पे भी डिपेंड करता है, अगर मौसम खराब हो गया तो आपके सैटेलाइट के सिग्नल जो है थोड़े वीक हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक है। तो ये शॉर्ट रेंज में ही काम करती है कम्युनिकेशन में, जैसे आपको बताया हुआ कि रिमोट वगैरह होते हैं टीवी के, उनमें हम यूज कर लेते हैं। ये दीवारों को पार नहीं कर पाती है। ठीक है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन पे ही काम करती हैं ये भी सीधे। टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर हो गए, ऑटोमेटिक डोर हो गए, हैंड हेल्ड डिवाइस होगी। ठीक है, खिलौने विलौने सब में सब ये इंफ्रारेड यूज। अब यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी डिफाइन की गई है, इन फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे यूज होती है। आप एफएम देखते हो, एफएम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। एफएम के जितने भी स्टेशन है एफएम रेडियो पे, सब 88 से लेके 108 के बीच में काम करते हैं। ठीक है, 92.7 बिग एफएम, 93.5 रेड एफएम, 95.0। ठीक है, ये होता है हमारे पास इंग्लिश इंग्लिश के एफएम चलता रहता है इस पे। 98.3, ठीक है, रेडियो मिर्ची। 102.7, ठीक है, ये एफएम रेनबो। आपके पास 106.4 या 8 इस तरह का आता है जिसपे मैच रहती है, एफएम गोल्ड वगैरह आता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, एफएम के जितने भी हैं, तो ये सब 88 से लेके 108 की फ्रीक्वेंसी पे एफएम काम करता है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे देखो, यहाँ पे 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज पे ये नेविगेशन के लिए यूज करा जाता है, जमीन से टच होके चलती है, रेडियो वेव लो फ्रीक्वेंसी की होती है। 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक की जो है ये एएम रेडियो के लिए यूज करी जाती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज होती है। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक पॉइंट टू पॉइंट रेडियो में यूज करी जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी। और 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज एफएम रेडियो, ब्रॉडकास्ट टीवी वगैरह में
300 से हमारे पास 3 गीगाहर्ट्ज तक वाईफाई, मोबाइल, जीपीएस, 4G वगैरह। और इससे ऊपर की जो है ये सुपर हाई है, फिर अल्ट्रा हाई भी है, सुपर हाई भी है, अल्ट्रा सुपर हाई भी होती है। तो ये सैटेलाइट 5G वाईफाई इनमें सब में, तो ये इनकी रेंज दी। ठीक है। 91.1 कौन सा होता है? एफएम। चलो, तो ये बेटा इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, मैं आपको भेज दूंगा, उनको करने हैं। बुक में भी दिए हुए हैं आपके, वैसे काफी सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। ठीक है, बुक में जो नेटवर्किंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, वे नेटवर्किंग के टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं, लेयर वाइज भी दिए हुए हैं कि ये ओएसआई लेयर के इस क्वेश्चन ये, तो उनको आप करना। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कर लेना, जो प्रॉब्लम हो कुछ क्वेश्चंस में वो देख लेना, आंसर की वेबसाइट पे है ही उनकी सबकी। ठीक है, वहां से आप आंसर की देख लेना, क्योंकि वीडियो वगैरह उनकी नहीं बनी हुई है अभी सबकी। तो वेबसाइट से आंसर की देख लेना, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टॉपिक है ये ISDN, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ISDN। ISDN बेसिकली पहले यूज करा जाता था। पहले क्या, जब टेलीफोन नेटवर्क बने थे शुरू शुरू में, तो टेलीफोन का काम क्या होता था? भाई टेलीफोन का काम है केवल कॉल कर ली भाई बंदों ने, ऐसे ही तब नेट वेट नहीं चलते थे इतना। तो शुरू में तो यही था भाई, फोन कर लिया और फोन सुन लिया, बस ये काम होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, टेलीफोन नेटवर्क पे जो टेलीफोन लाइन थी वो DSL वाली, उसी लाइन से हम इंटरनेट यूज करें। ठीक है बेटा, 12th क्लास का कंटेंट लोग है, आज तुम्हारी क्या नाम थी, आंखें खुली हैं क्या? तब से सो रहे थे? ये सारी जो नेटवर्किंग की वीडियो, ये 12th क्लास वाले में ही मिलेंगी आपको, उसको अनलॉक कर, क्योंकि लोग है अब तक देखी नहीं तुमने। तो देखो, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होता है, पहले जैसे हम बात कर रहे हैं कि केवल कम्युनिकेशन के लिए, वॉइस वगैरह के लिए यूज करा जाता था इंटरनेट। लेकिन फिर वो मोबाइल वाला, टेलीफोन वाला, टेलीफोन जो लाइन थी नॉर्मल, बाद में उसी टेलीफोन लाइन से हम क्या करने लगे, इंटरनेट चलाने लगे। यानी उसी वायर पे हम डेटा भी भेजने लगे। वॉइस तो भेज ही रहे थे, डेटा भी भेज रहे, ऑडियो भी भेज रहे, वीडियो भी भेज रहे और टेक्स्ट भी भेज रहे। ठीक है, सब चीजें चलने लगी। तो वो कैसे हुई? तो ISDN नाम की एक डिवाइस यूज करी। ठीक है, जो फिजिकल लेयर पे काम करती थी। तो इस डिवाइस का ही काम था, जो हम जिसके थ्रू टेलीफोन लाइन पे जो है इंटरनेट यूज करते हैं। सबसे पहले ये डिवाइस हमने यूज करी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बिफोर ISDN, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। ISDN की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर ISDN द टेलीफोन सिस्टम वाज सीन एज ए वे ऑफ ट्रांसमिट। इससे पहले बस टेलीफोन लाइन जो है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज, लेकिन अब हम क्या करते हैं, उसमें डेटा भी ट्रांसफर करते हैं, तो वो हम ISDN के थ्रू ही करते हैं। ISDN का मेन फीचर्स है दैट इट कैन बी इंटीग्रेटेड स्पीच एंड डेटा ऑन द सेम लाइन पे भेज सकते हैं, विच वर नॉट अवेलेबल इन द क्लासिक टेलीफोन सिस्टम। नॉर्मल जो टेलीफोन सिस्टम था उसमें नहीं थी, स्पेशल सर्विस हमने ये ऐड करी। तो ISDN सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम पे काम, ये स्विचिंग क्या होती है इसके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है स्विचिंग का कॉन्सेप्ट भी। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो ISDN है, ये सर्किट स्विचिंग पे, ये टेलीफोन नेटवर्क जो है हमारा सर्किट स्विचिंग पे बेसिकली काम करता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में इस तरह का डेटा होता है कि डेटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों जो है
एक लाइन को, रिसोर्सिस को रिजर्व कर लेते हैं। जब वे बात करे तो उस पे किसी कोई और बात नहीं करेगा, रिजर्व हो जाएंगे। अगर किसी एक बंदे ने उधर से इंस्ट्रूमेंट पकड़ लिया, दूसरे ने पकड़ लिया, तो जब तक वे बंद नहीं करेंगे कॉल, तो चलती रहेगी, कोई भी आता है, एक ही लाइन उनकी रिजर्व हो जाती है। ठीक है, तो ये सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, बट इट आल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू पैकेट स्विच नेटवर्क दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसका नॉर्मल जो वर्जन होता है वो सर्किट स्विचिंग पे काम करता है, लेकिन आप इंटीग्रेट करवा सकते हो इसको पैकेट की फॉर्म में, जब भेजना हो तो पैकेट स्विचिंग। अब जो है बेसिकली आईएसडीएन जो है हमारे पास तीन तरह की होती है, लेकिन जो इंडिया में यूज हुई वो केवल दो ही हुई। कुछ ही कंट्री में ब्रॉडबैंड आईएसडीएन यूज हुई है, वो फिर बाद में बंद कर दी गई। या बहुत सारे उसके एडवांस आईएसडीएन से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, अब इसकी हमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आईएसडीएन की फुल फॉर्म, आईएसडीएन का काम, इसके इंटरफेस कौन कौन से हैं, एक बीआरआई है, एक पीआरआई है, एक बीआर आईएसडीएन है। यानी बेसिक रेट इंटरफेस, प्राइमरी रेट इंटरफेस, मेन दो ये हैं। ब्रॉडबैंड आईएसडीएन जो है ये बेसिकली चला नहीं, नॉर्मल इसको हटा दिया गया, कुछ ही जगह यूज किया गया, और फिर इसकी जगह फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह ये सब। तो इन में बीआरआई और पीआरआई में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे बेसिकली बीआरआई जो होती हैं और ये पीआरआई होती है, इनमें चैनल होते हैं, कुछ दो तरह के चैनल होते हैं, बी चैनल और डी चैनल। ठीक है, एक चैनल होता है डाउनलोडिंग के लिए, जिसमें डेटा डाउनलोड होगा और एक से डेटा अपलोड होगा, यानी एक से डेटा सेंड होगा, एक से डेटा रिसीव होगा। ठीक है, आपके पास अपलोडिंग की स्पीड, आज भी आप नेटवर्क लेते हो चाहे मोबाइल से चलाते हो कुछ भी, डाउनलोडिंग की स्पीड ज्यादा होती है, अपलोडिंग की स्पीड कम होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम चैनल यूज करते हैं उसमें जो है डाउनलोड के वायर ज्यादा होते हैं, चैनल ज्यादा होते हैं केबल में, और अपलोड के कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर था हमारे पास कि बीआरआई जो है उसमें हमारे पास दो बी चैनल होते थे, और 64 kbps का होता था। एक चैनल जो है उसकी कैपेसिटी थी 64 kbps, यानी इतना डेटा भेज देता था। और एक डी चैनल, जो बी चैनल होते हैं ये डाउनलोडिंग के लिए यूज करे जाते थे। ठीक है, और जो हमारे पास वो बी चैनल जो है डाउनलोडिंग के लिए, और डी चैनल जो है ये अपलोडिंग के लिए। तो यहाँ पर कहा इसने दो बी चैनल है, तो 2B का मतलब 2 into 64, और एक डी चैनल है तो 1 into 64। इसकी स्पीड है 16 kbps। ठीक है, इसकी स्पीड 16 है, इसकी स्पीड 16 kbps की है। तो 128 kbps की स्पीड तो आती थी हमारे पास डाउनलोडिंग की, और अपलोडिंग की स्पीड केवल 16 kbps की, जो BRI था IST। इससे इतनी स्पीड का हमारे पास होता था, लेकिन ये स्पीड भी पूरी थोड़ी आती है। 128 kbps लिख दिया, तो बेसिकली आप भी आज भी आप वाईफाई लगवा रहे हैं या नेटवर्क ले रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास 50 mbps की स्पीड आएगी, लेकिन 50 की थोड़ी आती है। उस 50 में अपलोडिंग भी है, डाउनलोडिंग भी हो रही। कोई कहते हैं डाउनलोडिंग ही 50 की है, इतने की। तो उसके अंदर बेसिकली देखो, ये जो डिवाइस चल रही इसकी स्पीड भी है। ठीक है, टोटल तो 192 kbps की हमें बीआरआई होती थी। 192 kbps में आपको 128 जो है वो मिलती थी, डाउनलोडिंग की 16 मिलती थी, अपलोडिंग की, और 48 kbps इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए यूज करी जाती थी। ठीक है, क्योंकि 144 तो ये हो गया, और 48 kbps जो है हमारे पास डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, तो टोटल 192 kbps की होती है। तो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो है BRI ISDN 192 kbps। अब जो PRI है, PRI में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक डी चैनल और 23 या 30 जो है बी चैनल यूज करे जाते थे। कुछ कंट्री में 23 थे, कुछ कंट्री में
30 बी चैनल। तो अगर हम माने 23 बी चैनल यूज करते हैं तो 23 × 64, तो इसमें बी और डी दोनों की जो है स्पीड जो है 64 kbps। एक डी चैनल था, ये भी 64 की देगा। ठीक है, तो इतने kbps की स्पीड यहाँ पे आ जाती थी। इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो टोटल 1.536 mbps के इक्वल आ जाएगा, यानी 1536 kbps हो जाएगा। उसको mbps में कर लिया हमने कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड करके, तो इतना आ गया। 8 kbps का ओवरलोड था इसमें। ठीक है, तो ये 1.544 mbps की स्पीड। उस जमाने में देखो इतनी स्पीड पे ही काम चल रहा है, आजकल कहते हैं 50 mbps 100 mbps। ठीक है, आती उतनी भी नहीं है 50 या 100 की, एक्चुअल में कम ही आती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास दिखाने में। तो अब देखो यहाँ पे है BISDN, रिलाइज मेनली ऑन द इवोल्यूशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली ये इसका कोई वो नहीं है, इसका बाद में ब्रॉडबैंड का ये फाइबर के साथ यूज करा जाता है। नॉर्मली हमारे पास ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ISDN के बारे में था। तो ये प्रोटोकॉल